गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और भारत का भूगोल चल रहा है आपका, जिसमें आज हम कराएंगे आपको भारत के आर्थिक प्रदेश, है ना। तो देखिए, भारत के आर्थिक प्रदेश से तात्पर्य क्या है। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए इंसान कोई ना कोई आर्थिक व्यवसाय करता है ना। और जो भी आर्थिक व्यवसाय वो करता है तो उसके लिए उसे उद्योग लगाने पड़ते हैं, है ना। उद्योगों की स्थापना करनी पड़ती है, स्थानीय जो सामग्रियां होती हैं उनको परिष्कृत करना पड़ता है, उनसे नई नई वस्तुएं बनानी पड़ती हैं, है ना। इसके अलावा मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं और जिसके द्वारा वह वस्तुओं का उत्पादन करता है, उनका निर्यात करता है, उनका व्यापार करता है और इसी को आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो देखिए, जब ये आर्थिक क्रियाकलाप काफ़ी बड़े क्षेत्र पर फैल जाते हैं, है ना, तो वो एक स्थान के अंतर्गत आते हैं जिसको हम आर्थिक प्रदेश कहते हैं, है ना। तो देखिए, ये आर्थिक प्रदेश होते क्या है बेसिकली, ये क्या होते हैं कि एक प्रकार का ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां मुख्यतः तृतीयक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें समानता पाई जाती है ना। जो मुख्यतः तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं उनमें जो है समानता पाई जाती है, यानी कि जो उद्योग होते हैं उनमें क्या एक तो बड़ा उद्योग होता है और कुछ छोटे उद्योग होते हैं। तो बड़े उद्योग और छोटे उद्योग आपस में पूरक उद्योग का काम करते हैं, यानी कि बड़े उद्योग में कुछ सामान बनाए जाते हैं और बाकी छोटे उद्योग उनसे अन्य सामानों को बना करके उनसे और परिष्कृत चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इसको ये हम कहते हैं आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत ऐसे ही क्षेत्रों को रखा जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि आर्थिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या है ना। जो आर्थिक प्रदेश है उनकी विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले क्या बात है कि वहां पर क्या किसी एक बड़े उद्योग का संगठन पाया जाता है ना। कोई एक बड़ा उद्योग जो काफी बड़ी मात्रा में फैला हो, है ना। जैसे क्या है, लोहा इस्पात का उद्योग फैला है काफी बड़े एरिया में, है ना। और क्या होता है, और उस उद्योग से संबद्ध कुछ छोटे छोटे उद्योग पाए जाते हैं ना, जो उसी से पूरक रूप से जुड़े रहते हैं ना। यानी कि एक तो बड़ा कारखाना होता है और बाकी सब छोटे छोटे कारखाने होते हैं जिससे जुड़े रहते हैं ना। और क्या विशेषता होती है उस आर्थिक प्रदेश की, उस प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या होती है, अधिकांश जनसंख्या जो है वो कारखानों में कार्यशील पाई जाती है या नगरों में निवास पाई जाती है। यानी नगरीकरण का जो स्तर है वहाँ पर आर्थिक प्रदेश में वो उच्च पाया जाता है ना। और जो कृषि की दृष्टि से या कृषि में संलग्न जनसंख्या की संख्या बहुत कम पाई जाती है ना। इसके अलावा वहाँ पे और क्या विशेषताएं पाई जाती है, बाजारों का, मंडियों का, इन चीज़ों का वहाँ पे विस्तार काफ़ी पाया जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे संचार के साधनों का विकास अच्छा खासा पाया जाता है। इसके अलावा बीमा, बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों की स्थापना ऐसे ही औद्योगिक प्रदेशों में की जाती है ना। इसके अलावा यहाँ पर तृतीय क्रियाओं के में शिक्षा की सुविधा है, प्रशासन है, वाणिज्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इन सब चीज़ों का विकास भी उस आर्थिक प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर के 7 आर्थिक प्रदेश हैं, जिसमें पहला है उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश, है ना। देखिए, हर एक आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को रखा गया है। जैसे उत्तर पूर्वी में असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय है। पूर्वी क्षेत्र आर्थिक प्रदेश में पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, बिहार है, झारखंड है। उत्तरी मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो आर्थिक प्रदेश है उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। और पांचवा है मध्यवर्ती आर्थिक क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र है, गुजरात है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। इसी प्रकार जो साउथ का है दक्षिणी आर्थिक प्रदेश, उसमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है और अंडमान निकोबार के समूहों को शामिल किया गया। तो देखिए, इस हर एक विशिष्ट क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है, क्योंकि हर क्षेत्र यहाँ पर अपने से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ना। तो जिस स्थान पर जैसी वस्तुएं सुलभ होती हैं उन्हीं वस्तुओं के कारखाने वहां पर लगाए जाते हैं, है ना। जैसे क्या उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश है तो ये एक कृषि प्रधान वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं वो अधिकतर कृषि से संबद्ध होते हैं, है ना। आपको तो पता ही है कि उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेशों में क्या होता है, मुख्यतः कृषि की जाती है किसकी, चाय की, है ना। तो असम चाय के लिए है। इसके अलावा थोड़ी बहुत यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है ना। तो हम इनको कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे आपके सिलेबस में 7 है टोटल, तो मैं आपको यहाँ पर एक बताऊंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। तो एक ही से आप अनुमान लगा सकते हो कि बाकी सब में एक जैसी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे, जैसे मैं करवा रहा हूँ उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश, है ना।
तो सबसे पहले तो हम इसका विस्तार बताएंगे, भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है इसका, है ना। तो आपको मालूम है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, है ना, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड वाले ये राज्य स्थित है ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारी भौतिक और प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी प्रदेश है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो है भौगोलिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, पठारी क्षेत्र है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ सघन जो है वन आवरण मिलता है। तो ये तो आपकी स्थिति और विस्तार में। इसके बाद क्या है, यहाँ के विकसित केंद्र कौन से, देखिए उत्तर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र के। तो यहाँ पे जो इन राज्यों की राजधानियां हैं वो हमेशा विकसित मिलेंगी ना, क्योंकि ज्यादातर जो उद्योग सम्मिलित होते हैं वो इन राज्यों की राजधानियों में ही है। जैसे असम में क्या है, गुवाहाटी है ना, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश का, है ना, शिलोंग है, डिब्रूगढ़ है, नवगांव है, कोहिमा है ना, और इम्फाल है, अगरतला है। ये यहाँ के कुछ प्रमुख विकसित केंद्र है, क्योंकि ये यहाँ की राजधानी भी है और ये यहाँ की विकसित क्षेत्र भी है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तीसरी में कि यहाँ पे खनिज संसाधन कैसे है ना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने आपको पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में बताया था कि जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो असम में भी पाए जाते हैं ना। असम में तिनसुकिया है ना, और यहाँ पे कई सारे जैसे नाहरकटिया है, डिगबोई है, सुरमा घाटी है, रुद्र सागर है, लकवा है, ये यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर जो खनिज संसाधन है मुख्य रूप से वो क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद है ना, जिनको क्या है रिफाइनरी में भेज दिया जाता है, पाइपलाइंस के जरिए भेज दिया जाता है ना। यहाँ पर कई सारे तेल क्षेत्र है। असम में जैसे क्या है, डिगबोई में करीबन 300 जो है, और सुरमा घाटी और नाहरकटिया 56 जो है तेल के कुएं, यहाँ पर पेट्रोल जिसे कड़ी तेल निकाला जाता है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, प्रमुख खनिज उत्पादन है यहाँ का। इसके बाद हम देखेंगे कृषि संसाधन है। कृषि संसाधन क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो असम में मुख्यतः चाय के बागान है ना। तो लगभग 30,000 बागान अकेले असम में स्थापित है ना। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में चाय की पैकेजिंग होती है, उसका व्यापार किया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में चाय को बाहर निर्यात किया जाता है ना। चाय में तो आपको पता ही है, असम जो वैसे भी प्रथम स्थान रखता है हमारे देश में, है ना। और लगभग देश की आधी से अधिक यानी लगभग 52% जो चाय है वो असम ही उत्पादित करता है। इसके अलावा यहाँ पे इसका पैकिंग कार्य तो होता ही है, निर्यात किया जाता है ना। इसके अलावा यहाँ गन्ना, जूट है ना, और कुछ मात्रा में चावल का भी उत्पादन होता है ना, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है छोटे मोटे उद्योगों को, वहाँ के जो उद्योग स्थापित हैं उनको। इसके अलावा यहाँ पर वन संसाधन देखेंगे तो आपको मालूम उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश है वो घने वनों से आच्छादित है। यहाँ पर मुख्यतः सदाबहार वन मिलते हैं, पतझड़ वन भी मिलते हैं, है ना, तटीय और पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं ना। जो शिलोंग पठार है और पूर्वोत्तरी पहाड़ियां हैं उन पर तो वन काफी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं ना। तो इसका इनके प्रदेशों में जो लकड़ी पाई जाती है उसका जो व्यापारिक महत्व है ना। इसके अलावा यहाँ पर और औद्योगिक क्रियाएं भी है ना। उद्योगों में भी फिर कई प्रकार की क्रियाएं, जैसे कृषि आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, अन्य उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योगों में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है ना, और क्या चीनी उद्योग है, गन्ने पर आधारित है, जो जूट उद्योग है, चाय उद्योग है ना। इन सबका विकास यहाँ पर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, शिव सागर में हुआ। चाय उद्योग का विकास कहाँ पे हुआ है, लखीमपुर में हुआ है, शिव सागर में हुआ है ना। और जूट उद्योग का सील घाटी में जो है हुआ है। इसके अलावा पेट्रो रसायन उद्योग का भी यहाँ पर काफी ज्यादा विकास हुआ है ना। तो इसके अलावा वन आधारित उद्योग भी है, इन वनों से प्लाईवुड का निर्माण करना है, फर्नीचर का निर्माण करना है, इन क्षेत्रों में काफी मात्रा में लकड़ी पाई जाती है, उनसे किया जाता है ना। इसके अलावा परिवहन सुविधा भी है, यहाँ पर सड़क भी सुविधा है, रेल सुविधा भी है। परंतु आपको बता दूं अभी परिवहन की दृष्टि से उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश जो इतना समृद्ध नहीं है इतना बाकी का देश है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास करना, मुख्यतः सड़क और रेल मार्ग का विकास करना काफी महंगा है और जटिल है ना। फिर भी यहाँ पर काफी मात्रा में परिवहन की सुविधा है, जिसमें देखिए रेल मार्ग है यहाँ पर, वो ब्रह्मपुत्र घाटी को छोड़कर शेष भाग में रेल मार्ग बिल्कुल है ही नहीं है। यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में ही जितना रेल मार्गों का विकास हुआ है वो असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में ही हुआ है, बाकी किसी और क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ। जैसे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तो अभी तक कोई भी रेल मार्ग नहीं है यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में नागालैंड में दीमापुर तक रेलवे लाइन है ना। और यहाँ पर आपको बता दूं जनसंख्या विरल है ना, और दुर्गम पहाड़ी भूमि है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है ना। सघन वनवाद में तो रेल मार्गों का निर्माण भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से भारी व्यय के साथ किया जाता, बहुत असंभव लगभग है ना। तो रेल मार्गों का घनत्व यहाँ पर बहुत ही कम है। इसके अलावा सड़क परिवहन भी देखिए यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 70 किलोमीटर सड़क पाई जाती है यहाँ पर, है ना। तो सड़कों का भी विकास अभी यहाँ पर, मगर अभी काफी तेजी से यहाँ पर जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस वजह से यहाँ पर सड़कों को काफी टाइम समय से
विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे पुल भी बनाए गए हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना, जिससे काफी क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जल परिवहन की दृष्टि से तो काफी फेमस है। आपको मालूम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो नेशनल वाटरवे 2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो 891 किलोमीटर के लिए है, सदिया से धुबरी तक जाती है, वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और जलमार्ग है वो क्या है, NW26 है ना, नेशनल वाटरवे 6 जो 180 किलोमीटर के लिए है, और लखीमपुर भंगा स्ट्रेच इसके अंतर्गत आता है। बराक नदी पर ये विकसित किया गया है, लखीमपुर को भंगा से जोड़ेगा, है ना। इसके जो जलमार्ग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। परंतु आपको बता दूं इस उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश का कोई अपना खुद का बंदरगाह नहीं है वहां पर, है ना क्योंकि इसकी कोई सीमा स्थलीय है ना, समुद्र से तो मिलती नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये अपने व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पर निर्भर है। तो ये है पूरे उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश का डिस्क्रिप्टिव वर्णन जो आपको PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा आप बाकी इन सबका अनुमान लगा सकते हो, मैं दक्षिण आर्थिक प्रदेश का भी दे दूंगा आपको, तो वहां पर इसको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।